अदिति अब जुड़ चुकी है हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, इस पूरे कैबिनेट विस्तार को देखने से अभी तक हम सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर मेरा यह मानना है कि दिस इज अ कंटिन्यूटी विथ प्रोग्रेस, दिस इज अ कंटिन्यूटी विथ 100 डेज इन फोकस, दिस इज नरेंद्र मोदी इस कैबिनेट जो 2019 में था वही है, और यह बताता है कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन है, इसमें कहीं किसी का कोई दखल नहीं है। क्या कहती हैं आप? आपने जो कहा, प्लीज आप मुझे अलाउ करेंगे मैं उसको देसी भाषा में थोड़ा बोल दूं। जी, मुझे याद है वो भाषण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, काम मेरा कंटिन्यू है। मुझे याद है वो भाषण जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं 2047 की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है वो तमाम बातें जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि अब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने की, और जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि एक बार आप जाति जनगणना तो पूरा कीजिए, एक बार आप नीतीश बाबू को पोर्टफोलियो ढंग से दीजिए, तब पता चलेगा। वो तमाम बातें मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी का ये रिप्लाई आया था कि कैसे गठबंधन की सरकार चलाती है, इसका ऐतिहासिक जो चेहरा है या फिर रिजल्ट है या आईना है वो मैं दिखाऊंगा। और आज ऐसा लगा कि वाकई में 2024 के चुनाव पड़ाव थे, ना तो किसी को घर शिफ्ट करना होगा, जिसमें वो जीरो टाइम वेस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड गुड गवर्नेंस। कैसे हर व्यक्ति जो कि क्या पेंडिंग है, कौन सी फाइल किस कबर्ड में रखी है, कौन सी फाइल किस कबर्ड में रखी है, कौन किस पड़ाव पर है और किसको कितना आगे करना है, स्टेप्स वाइज पता है। जीरो टाइम वेस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि ये गठबंधन की सरकार, भले ही आप कहें, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और मेरे हिसाब से चलेगी। पोर्टफोलियो अनाउंस होने से पहले किसानों को निधि दे देना किसान निधि योजना के तहत, और उससे पहले कैबिनेट के पहली बैठक में हाउसिंग, गैस, चूल्हा सब कुछ दे देना, कितने मकान बनाने हैं। ये नहीं पूछा कि कौन हाउसिंग मिनिस्टर है, कौन सी फाइल होगी। एक बार फिर बता दिया कि नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर काम करते हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मुझे कई बार याद है कि जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता था कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा 100 दिनों की तैयारियों में है। जहां एक तरफ चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, वहां वो दूसरी तरफ उनके जो अधिकारी थे वो अगले 125 दिनों का उस फाइल पर तैयारी कर रहे थे कि हमें ग्राउंड पे क्या करना है। और वो भाषण जब सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण पूरे एनडीए के सांसदों को, तब एक लाइन उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था अजय सर कि जो पेंडिंग काम है विभागों के, उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करें। इस लाइन से ये समझ में आ गया था कि पेंडिंग काम को तुरंत पूरा वही कर सकता है। अदिति, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ एक विसंगति भी मुझे दिख रही है। अदिति, मैं रोक रहा हूँ आपको, कुछ एक विसंगति भी दिख रही है, और ये विसंगति समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, और उसके साथ साथ यह मंत्रालय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म दे दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत लोगों तक पेयजल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन यह बदलाव क्या यह बताता है कि सीआर पाटिल के पास इफेक्टिव मैनेजमेंट का स्कोप ज्यादा है? उन्होंने अभी तक गुजरात में जो अपनी प्रणाली सामने रखी है, रिमोट कंट्रोल पे वो गुजरात के पूरे बीजेपी को चला सकते हैं, ये उनकी महारत हासिल है। तो क्या हम ये माने कि व्यक्ति के आधार पर भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों का फेरबदल किया है, और आप इसको गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रिवॉर्ड मानती हैं, या आपको लगता है कि उन्हें बताया गया है कि और बेहतर काम करने के तरीके भी होते हैं? देखिए, मैसेज तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन अब इन दो का जिक्र किया है तो सीआर पाटिल के लिए आपने कहा मैनेजमेंट, 156 का रिजल्ट गुजरात में। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि सीआर पाटिल राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के। अभी उनको जब सुनील बंसल को बनारस भेजा गया अमित शाह ने, सुनील बंसल अमित शाह के करीबी हैं, संगठन की पकड़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश संगठन में जबरदस्त काम किया है, और सुनील बंसल ग्राउंड पे बताते रहे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल को भेजा। जब सीआर पाटिल लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो नतीजों में नजर आई। तो एक बार फिर विश्वास का बढ़ना, सब ये कहते रहे कि 8 लाख के मार्जिन से जीतेंगे,
लेकिन सीआर पाटिल ने आके जो फीडबैक दिया 1-to-1 मोदी जी को, वो फीडबैक हकीकत के बेहद करीब था। सीआर पाटिल ने जब जब जैसे जैसे कहा है मोदी जी ने वो किया, और जब जब जो जो फीडबैक दिया वो सही निकला। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा, सीआर पाटिल मैनेजमेंट के मास्टर हैं। वो किसी भी चीज को कॉलर से पकड़ते हैं, यानी कि जड़ से पकड़ते हैं। तो जल, जहां पर गंगा की सफाई एक मुद्दा था बनारस में, अभी घर घर नल पानी पहुंचाना, हर घर जल नल की बात होती है। वो ऐसा नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने नहीं किया। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने जब राजस्थान की सरकार बन रही थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बुला के कहा था कि मैं तुम्हें अभी राजस्थान नहीं भेज रहा हूँ। 2 वजह। पहला, राजस्थान से तुम आते हो, वहाँ पानी की किल्लत है, तुम्हें ERCP ईस्टर्न कैनाल योजना, जहाँ पे पूरे 13 जिलों को पानी मिलेगा, वो करना है, जो किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दूसरा, पाकिस्तान के साथ पानी का जो डिस्प्यूट है, हरियाणा के साथ जो पानी का डिस्प्यूट है, वो सब तुम्हें करना है। पाकिस्तान वाला भी कोर्ट में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप देखिए, टूरिज्म एक, भले ही एक समय ठंडा मंत्रालय माना जाता था, लेकिन आज टूरिज्म, जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, जब से अयोध्या का राम मंदिर बना है, जब से सांस्कृतिक टूरिज्म का जिक्र आया है, बनारस में और घाट बनते जा रहे हैं, टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो गया है रेवेन्यू जनरेशन का। बिल्कुल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। अब तो इसलिए रिवॉर्ड दोनों को माना जा रहा है कि दोनों को दिया गया है, दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जाहिर तौर पे पानी, लेकिन मार्केट को रिवॉर्ड नहीं किया गया है। कम से कम ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट और तमाम अन्य विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा था कि पीयूष गोयल जी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, निर्मला सीतारमण जी का पत्ता कटने वाला है, लेकिन हुआ वही जो रब राखा, यानी कि मोदी राखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बने रहने दिया, और पीयूष गोयल जो हैं वही हैं जहां पर हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे संकेत है, बहुत सारी कंटिन्यूटी भी है। पीयूष गोयल को लेकर यह रिजर्वेशन साउथ बॉम्बे में खास करके है कि उनको किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट या वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि ये सारी वजह जानकारी रहती है जिसके आधार पर ये सब तय हो रहा है? क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, वरना ऐसी कोई वजह नहीं थी कि पीयूष गोयल को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दिया जाता। पिछली बार भी यही चर्चा थी, पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए, मैं क्योंकि अजय सर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, तो एक बात खुल के कर लेते हैं। मुझे याद है जब 2019 में अरुण जेटली जी जिंदा थे और तबीयत बहुत नासाज थी उनकी, और पीयूष गोयल तब कुछ, अरुण जेटली जी की तबीयत के समय कुछ दिनों के लिए फाइनेंस भी बने थे, और अनुराग ठाकुर भी उस समय INB, तमाम तरीके के जो दायित्व की बात थी। तब पीयूष गोयल, अरुण जेटली जी ने स्पेसिफिकली कहा था कि निर्मला सीतारमण को ये बनाया जाए और INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन देखिए, इस पूरे उसमें मैनेजमेंट के मास्टर 2 लोग हैं। पहले नितिन गडकरी, जो अपने आप को बहुत पहले से बिजनेसमैन कहते आ रहे हैं। उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, उनको पता है बिजनेसमैन से डील कैसे करना है, उनको पता है सड़क जो पर डे उनको 32 किलोमीटर 38 किलोमीटर बनानी है, तो उसके लिए कैसे चीज़ें करनी है। तो मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक वैसे ही पीयूष गोयल है। तो कोशिश कहीं ना कहीं फिनेंस, और एक और कंफर्ट का भी जिक्र है, डिलीवरी, परफॉर्मेंस के साथ। जैसे अब अर्जुन राम मेघवाल, उसके बाद उस उदाहरण के साथ मैं आऊंगी। स्मृति, जिस तरीके से बजट गए, बजट का जो तरीका आया, निर्मला सीतारमण एब्सोल्युटली फिट बैठती हैं उनके टेम्परामेंट के साथ। हेल्थ मिनिस्ट्री JP नड्डा टेम्परामेंट के साथ फिट बैठते हैं। वैसे ही आपको जिक्र करें, कानून के साथ जो रिश्ता होता है सरकार का, वो बड़ा ही नाजुक होता है, कानून के साथ जो रिश्ता होता है। तो आप देखिए, किरण रिजिजू को हटाया, उस समय जुरिस्डिक्शन के साथ, जुडिशरी के साथ कितना बड़ा इशू था सरकार का, लेकिन फिर अर्जुन राम मेघवाल को कानून वापस रिपीट किया गया। वजह क्या थी कि जुडिशरी के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, ये ऐसा व्यक्ति समझता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर विश्वास जताया गया, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल उस काम को करने में बहुत अच्छे रहे, एज पर मोदी एंड अमित शाह। ठीक वैसे ही फिनेंस में जैसा सरकार चाहती थी, बहुत सारी इंटरनल स्टोरीज हैं। जब बजट तैयार होता है,
तो बहुत सारे तरीके के चीजें निकल कर आती हैं, जी। लेकिन निर्मला सीतारमण उस सेंटिमेंट को समझती हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। तो शायद कोई डिस्टरबेंस नहीं, जीरो टाइम वेस्ट के साथ जो बेस्ट डिलीवरी दे रहा है उसको वही देने दिया गया। आपने किरण जिससे रिजिजू कि का यहाँ पर कुछ जिक्र भी, किया, जो अदिति जिसे रोक रहा हूँ बोलते हैं, आपको फिर से। handover करने- किरण रिजिजू का आपने जिक्र किया। किरण रिजिजू को इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है। और अगर हम देखें उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां किरण रिजिजू को एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। कानून मंत्री के बाद एक तरह से ऐसा माना जा रहा था कि उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया, लेकिन आज उनको मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि सभी विपक्षी दलों और सहयोगी दलों के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। उसके साथ साथ जब आप ज्योतिरादित्य की सिंधिया की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय वो पहले दिख रहे थे, उनकी कार्यक्षमता कार्यकुशलता वहां पर अच्छे तरीके से देखी गई। उनको मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स देने का मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरक्की और विकास को लेकर काफी जोर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि शायद ये मंत्रालय किरण रिजिजू के पास आता तो उस पर कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से हम काम होते देख सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है इसके पीछे एक हिडन मैसेज भी है। क्या आंक रही हैं आप इसके पीछे का मैसेज? सबसे पहले तो जिस समय अपन किरण रिजिजू का जिक्र कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल के घर के बाहर मैं खड़ी हूँ, तो आपको एक अपडेट दे दूं कि जो पूर्व में और जो प्रेजेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे वो अभी मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि शायद मैं बार बार ये नोटिस कर रही हूँ कि क्या अर्जुन राम मेघवाल वापस लौट आए हैं, और हमें लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल अब अपने घर आए हैं। इससे पहले वो प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रहे थे और प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात हुई। आप इसको डिलीवरी के रूप में देखिए, जहां 18 तारीख को पार्लियामेंट सत्र शुरू होने की बात है और हैंडओवर की बात है, क्योंकि प्रहलाद जोशी अब संसदीय कार्य मंत्री के अब नहीं रहेंगे, किरण रिजिजू के पास है और एमओएस अर्जुन राम मेघवाल है जो ये काम संभालते रहे हैं। तो डिलीवरी स्विफ्ट डिलीवरी हो जाए, स्विफ्ट ट्रांजिशन हो जाए, स्विफ्ट हैंडओवर हो जाए। तो इनकी मुलाकात हुई। अब बात है किरण रिजिजू की। जाहिर तौर पर माना जा रहा था कि उनको बैक सीट ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए मणिपुर में किस तरह की आज भी स्थिति चल रही है, बहुत तनाव की स्थिति है। असम में भी जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक तो युवा शक्ति चाहिए और एक वहां का लोकल चेहरा चाहिए। तो उन सभी चीजों को समझते हुए बारीकी से, और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी को भी, संघ को भी, और इसके साथ साथ खुद नरेंद्र मोदी को। तो कहीं ना कहीं उनको और ये स्पेस दिया जा रहा है, ग्राउंड दिया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को और उभारते हुए आप और अलग तरीके से काम कीजिए। युवा शक्ति के लिहाज से उसको देखकर उनको और बेहतर काम करने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर नो डाउट टेलीकॉम दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये इसको सीधे तौर पे दो चीजें इसमें झलक रही हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा डिलीवरी, और अगर तीसरे की बात करें तो डिलीवरी एफिशिएंसी, हर व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या लेकिन है। इस एफिशिएंसी के साथ साथ बहुत सारे और अमित शाह एजेंडे भी चाहते हैं। साधते जा रही है मोदी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार को। अगर मैं कहूं, मैं इसे नया कैबिनेट तो मान नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कैबिनेट विस्तार ही है। अगर आप देखें, धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक बार फिर वापस आया, और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की एंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पर। शिवराज सिंह चौहान को ऐसा माना जाता है कि वो न सिर्फ जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बल्कि किसानों को लेकर और खास करके उनकी लोगों के बीच में मान मनोबल और लोगों को अपने पक्ष में करने की जो कला है, उस कला में वो माहिर है। फार्मर डिस्ट्रेस जो एक बहुत बड़ा मसला आज भारत के सामने है, जिसमें मोदी सरकार अपने आप को इस पूरे मसले से आगे निकालना चाहती है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से आगे निकालना चाहती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है शिवराज सिंह चौहान की भूमिका। 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी। उन कृषि कानून की वजह से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीदें थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से और खास करके किसानों के प्रदर्शन की वजह से इन 3 कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस लिया। दरअसल ये इकलौता ऐसा कानून है जिसे मोदी सरकार ने बीते अपने 10 साल में वापस लिया है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हम कहते हैं संघ परिवार का तथाकथित तौर पर एजेंडा, जिसको लेकर इंडिया अलायंस बार बार हमला करता हुआ दिखाई देगा। धर्मेंद्र प्रधान इसमें पहले भी महारत हासिल कर चुके थे,
आज भी वही करते दिखाई देंगे। हाँ, ये बात अलग है, अफसोस की बात कि उड़ीसा में उनके मुख्यमंत्री पद बनने की जो उम्मीदें थी उनको, वो तो अब ना हो पाएंगी। लेकिन हम इसे माने कि ये मोदी सरकार की बहुत सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा विभाग पर धर्मेंद्र प्रधान, उनके तहत ही नीट और तमाम तरह के अन्य बड़े सुधार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि कृषि सुधार में शिवराज सिंह चौहान। अजय सर, आपने जो जो बात कही वो एब्सोल्युटली सटीक है। वजह पर इस पूरे पोर्टफोलियो में अगर किसी दो व्यक्तियों का कद बहुत बड़ा है, देखिए, एक ये कि अमित शाह को लेकर जिक्र था कि क्या वो होम रहेगा नहीं रहेगा, राजनाथ जी को दिया जाएगा, शपथ राजनाथ जी ने पहले ली 19 की तरह ही, लेकिन उनका दूसरा दो ऐसे व्यक्ति जिनका कद सबसे ज्यादा बड़ा है और चैलेंजेस भी, वो है शिवराज सिंह चौहान, आपने जैसा कहा, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, और एक है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों अगर सबसे ज्यादा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी का जीता है तो वो अश्विनी वैष्णव है। उन्होंने इस पूरे काम में पर्दे के पीछे, नॉर्मली नेताओं को क्या होता है कि दिखना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे बैठ के जो मीडिया मैनेजमेंट किया है, कौन इंटरव्यू करेगा, 80 इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने किए, सब अश्विनी वैष्णव के कहने करने किस तरीके से होगा, और वो भी 11 शोका रोड के सामने कोठी के अंदर कमरे में बैठकर। तो अगर सबसे ज्यादा विश्वास जीता है तो ये दो बड़े पोर्टफोलियो, बड़ी जिम्मेदारी। अब आपने कहा शिवराज सिंह चौहान, लोग तो मान रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अब किन कारणों से वो नहीं बने, क्या हुआ, उस पर भी एक दिन अजय सर आपके साथ शो करना चाहूंगी आपकी मार्गदर्शन में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है, आपने जैसा कहा बखूबी, आज जिस तरीके से जो किसानों के निधि गई है, जाट फैक्टर, हरियाणा में चुनाव, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उपचुनाव होने वाले हैं, और किस तरीके से आरएलडी आने के बाद भी रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया, सीधा सीधा जाट और किसानों के लिए पंजाब में घुसने नहीं दिया प्रत्याशियों को, हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी करके, जैसे एससी एसटी ओबीसी की राजनीति एक अलग है, लेकिन यहाँ पर किसान को मैनेज करना होगा। और शिवराज सिंह चौहान जो सारी बहनों को साथ ले लेते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, थाली में खा लेते हैं, ऐसा ही एक व्यक्ति चाहिए जो किसानों के घर में बैठकर उनकी बात सुन सके। मुझे याद है, मैंने वो कवर किया जब साल भर से ज्यादा का समय हो गया था, जब किसान सड़क पर बैठे थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, उनको भेजा गया, फिर पीयूष गोयल को भेजा गया। देखिए, पीयूष गोयल जैसा मैंने कहा मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन टाइप हैं, उनके और तरह की छवि है, तो ऐसे में किसान कनेक्ट नहीं कर पाता है। और यही हुआ, एक बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, तीसरी बार बात हुई, विज्ञान भवन में बुलाया गया, अलग अलग जगह, लेकिन किसान पीयूष गोयल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो ऐसे में ये शिवराज सिंह चौहान है जो रोने लग जाते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, महिलाओं को गले लगा लेते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, पैर छू लेते हैं। तो शायद किसानों को भी यही जरूरत है कि ऐसा लगे कि हमारे बराबर का, हमारे साथ का व्यक्ति आके हमसे बात कर रहा है। लेकिन ये चुनौती भी है, राह आसान नहीं है, किसान बहुत कुछ सोच बैठा हुआ है, किसान की मांगे बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ कनेक्ट होके उसको सरकार की लाइन पे लाना ये बड़ी चुनौती है, पर शायद संघ ने कहा होगा कि हमारे शिवराज पूरी तरीके से इसको देख लेंगे। और ये शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, जहां ये कहा जा रहा था कि अब उनका एग्जिट होने वाला है राजनीति से, अब वो बैक सीट पे चले गए हैं, वहां एक बार फिर फ्रंट में अगले 5 साल के लिए शिवराज सिंह चौहान आए। आपने अगला जिक्र किया था, मैं चाहूंगी कि जी मैं आपसे अभी हम लोग अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव को आईएनबी मिनिस्ट्री देना, और खास करके इस परिप्रेक्ष्य में कि आज मीडिया मैनेजमेंट ही नहीं, एक बहुत ही पैरेलल मीडिया की बात है जो कि पूरे देश भर में है, और ये इंडिया अलायंस बार बार ये कह रहा है, उस पैरेलल मीडिया की वजह से उसे आज लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा मौका मिला। और उस पर भी इंडिया अलायंस का यह मानना है कि यही वो जरिया है जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंच सकता है। अश्विनी वैष्णव एक करियर डिप्लोमैट है, एक करियर ब्यूरोक्रेट है, वो जानते हैं कि चीजों को किस तरीके से आगे कैसे स्ट्रक्चर करना है। आईएनबी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, और खास करके जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि रेलवे महकमा भी अश्विनी वैष्णव के पास है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। बहुत सारे ऐसी फुटेज आपको दिखाई देंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर दिख रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन में खचाखच लोग भरे हुए हैं, जितनी सीट है उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े होकर वहां जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बस चल रही हो। इस तरह की तस्वीरें आपको बहुत प्रोत्साहित नहीं करती, ये आपके लिए खतरे की बात दिखाई देती है। 2 चैलेंजिंग मिनिस्ट्रीज
अश्विनी वैष्णव को देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव की है। मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। 2013 और अब तक अगर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत कुछ रही है तो वो है मीडिया मैनेजमेंट। और इस बार आपने सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज देखी होंगी। एक तो जो मोदी के पक्ष में थे और एक सोशल मीडिया का कुछ पार्ट जो मोदी के पक्ष में नहीं थे, जो इस बार मैनेज किए जाएंगे अलग अलग तरीके से, और उसकी ज़रूरत है। आपने देखा होगा यूट्यूब के अलग अलग कानून बनेंगे, सोशल मीडिया को लेकर अलग कानून बनेंगे, कि कई बार राष्ट्र हितों के लेकर भी इस तरह की चीज़ें यूट्यूब सोशल मीडिया पे आती हैं जो शायद राष्ट्र सेवा के लिए या राष्ट्र हित के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और जितनी बार इतिहास में हम कहते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, तो उस तीसरी बार की शपथ में मीडिया मैनेजमेंट का काम और बढ़ जाता है। आज इंडिया अलायंस बार बार, जब हम अभी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं तो बिखर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। अभी जेपीसी को लेकर सवाल किया तो बिखर गए कि आप क्या भाजपा का बैज लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया मेरी तरीके की बात नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं दिखा रहा है। उनका ये आरोप है कि अगर मेरा भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा दिखाई गई होती, मेरे भाषण को 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 40 मिनट दिखाया होता, तो शायद मैं आज सत्ता में होता। तो यही मैनेजमेंट है जो बारीकी से करना था। सब ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आउट क्यों, पर जो एफिशिएंसी, जो जिसे बोलते हैं पोटेंशियल, अदिति, क्षमा चाहता हूं आपसे,